मैंने कहा कि अब स्मॉल क्यू चार्ज को अगर मैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ऐसे ही आई थी ना वो भी धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अरे कामयाबी की बात कर रहा हूं मैं, ये नाकामयाबी की बात कर रहा हूं। तुम क्या समझ रहे हो? हाँ सर, थी तो वो नाकामयाबी ही मेरे लिए। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल आदमी को, मतलब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा कि उसको तुम्हारे पास लाने के लिए। जी हाँ, मैं वो हो चुका हूँ। वो कौन? पार्टनर मूवी आई थी सलमान खान की, तो उसमें सलमान खान ने जो रोल प्ले करा है कैटरीना कैफ और गोविंदा के बीच में, तो वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ कि उसको तुम्हारे पास मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हो गया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और मैंने जिधर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उधर। कि उनके अंदर दम है, उनके अंदर पोटेंशियल है दुनिया को पीछे छोड़ने का और अपनी कामयाबी को हासिल करने का। तो यही हमारे कहीं ना कहीं आज चैप्टर का नाम है। तुम कर लो लाख कोशिशें मगर मैं रुकने वाला नहीं। ये जो सर उठ रहा है वो अब किसी से झुकने वाला नहीं। अरे बता दो उनको कि मैं धुआं नहीं हूं 4 दिन का। बता दो उनको कि मैं धुआं नहीं हूं 4 दिन का। अरे ये वो आग है जो अब किसी से बुझने वाली नहीं। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर दम है, उनके अंदर पोटेंशियल है दुनिया को पीछे छोड़ने का और अपनी कामयाबी को हासिल करने का। तो यही हमारे कहीं ना कहीं आज चैप्टर का नाम है, जिसका है नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम्हारा सेकंड चैप्टर आता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैनल पर आ चुका है। आज हम इसका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं और इसके बाद हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, कैपेसिटेंस रह जाएगा। तो भाई यहां से समझ में आता है कि भैया कोई ना कोई चार्ज के अंदर भी कुछ दिखाने का भैया पोटेंशियल होता होगा। समझ रहे हो कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं नहीं हूं 4 दिन का, ये आग है मेरे अंदर जो बुझने वाली नहीं। तो कहीं ना कहीं भैया इस चार्ज के अंदर भी कोई ना कोई आग है जो बुझने वाली नहीं। अगर इसको उसकी जगह से हिलाना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मजेदार चैप्टर है और इससे हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर एक सवाल तो आता ही आता है। तो ये सेशन पूरा का पूरा स्क्रैच से, जीरो से, बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इस लेवल पर आपको लेके चले जाऊंगा। और आप मेंस तो छोड़ो, एडवांस लेवल के भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने लग जाओगे। तो बस इस सेशन को पूरा शुरू से आखिर तक लगाइएगा, क्योंकि मेरी जो शुरू की बातें होंगी हो सकता है शायद बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में ना आए, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर तुमको वो फील आने लगेगी। जो मैं बातें बाद में पढ़ाऊंगा ना, वो शुरू की बातों से कनेक्ट करना शुरू कर देंगी। तो मास्टर इसी तरीके से पढ़ाता है। तो ये सेशन अगर लगा रहे हो तो शुरू से आखिर तक पूरा एक वन गो में लगाइएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए कि वाकई में हाँ, क्या तुम्हारा मकसद, तुम्हारा सपना है आईआईटी जाने का। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर मकसद आईआईटी लिख देंगे। वो मकसद भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जनाब मकसद नहीं भूलना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारा प्यारा सा सेशन। तो सबसे पहली बात क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना होता है तो मैंने क्या कहा कि भाई आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए। समझ रहे हो? तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बातें आज के सेशन के अंदर जो कवर होंगी। तो सबसे पहली बात भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू। ये तुमको अगर समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है वी। ये खुद ब खुद ही डिराइव हो जाएगा। तो अभी मुझे सारे का सारा मसला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको समझाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको खुद ही से आ जाएगा। फिलहाल दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर ही सवाल आते रहते हैं जेडब्ल्यू मेंस के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, वो भी सब इसी का ही सब टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, वैसे तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम आज के चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से नहीं, अलग अलग शेप होते हैं हमारे, जैसे रिंग होता है, जैसे हमारा हॉलो स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, इनकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम निकालना सीखेंगे और उसके ऊपर सवाल भी आते हैं। अभी लेटेस्ट 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर रखे हुए थे, तो वो भी हम सब करने वाले हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी इजी टॉपिक है, ये हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है ये वाला टॉपिक,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इनके बीच में रिलेशन हम ड्राइव भी करेंगे ताकि अच्छे से क्लियरिटी मिले, और साथ में भैया इसके ऊपर ढेर सारे सवाल भी करेंगे हर साल, मान के चलो कि ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद भाई हमारी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम सारी बातें करने वाले हैं। तो ये आज के पूरे चैप्टर का फ्लो होने वाला है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इजीली बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। ये आप वेटेज देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं कि भाई हर साल, है ना, कभी 32 सवाल आ रहे हैं, कभी 2025 में 37 सवाल आ रहे हैं, 2026 में 26 सवाल आ रहे हैं, 2027 में हो सकता है कि भाई 30 के आसपास सवाल आ जाए। तो यहाँ पर पूरी बात है कि 1 से 2 सवाल तो, मतलब 2 सवाल तो आप मान के चल ही सकते हो, जिसमें से एक सवाल तुम्हारा इसी चैप्टर से, मतलब इसी सेशन से मैं कह सकता हूं। तो 4 नंबर की ये एक छोटा सा सेशन, ये तुम्हारे 4 नंबर इंप्रूव करा देगा फिजिक्स के पेपर में, अगर ये सेशन तुम पूरा लगा लेते हो। अब सीरियसली लगाना है ये, और ये पूरी की पूरी सीरीज भाई तुम लोगों की डिमांड पर ही आई है कि सर लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज लेकर आओ। तो इस चैनल के ऊपर तुमको पूरी सीरीज मिलने वाली है बच्चों, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी, और अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे। और हर एक बात डिटेल में होने वाली है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर है फ्री में है, जो कंटेंट थोड़ा फीका होगा, कंटेंट में कमी नहीं होगी। मैं बता रहा हूं कंटेंट दमदार होगा और ऐसा होगा हर बच्चे को समझ में आएगा और उसको फायदा होगा। मतलब इस के ओनली सीरीज के बेसिस पर भी तुम भैया 99 परसेंटाइल लाने का हकदार रखते हो, ये मोर देन सफिशिएंट है जितनी बातें मैं तुमको करा रहा हूं। तो फटाफट अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बैच हमने तुम्हारे लिए बनाया है फ्री में, बिल्कुल 0 रुपए, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। बस इस बैच के अंदर तुमको ये जो सेशन मैं ले रहा हूं उसके नोट्स मिल जाएंगे, तुमको साथ में टेस्ट मिल जाएंगे डीपीपी की फॉर्म में, और आगे भी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा मटेरियल हम इसके ऊपर फ्री में डालने वाले हैं, तो वो भी सब कुछ मिल जाएगा। तो अब तुम में से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे, पढ़ाने वाला नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए भैया मैं अच्छी कोचिंग में नहीं जा पाया। मैं कह रहा हूं तुमको सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं, बस चाहिए तो बदले में तुम्हारा डेडिकेशन, एफर्ट, सिंसियरिटी और जुनून तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पाने का और आईआईटी जाने का। तो अगर वाकई में तुम ये चाहते हो तो बस फटाफट इस चैनल को कर लो तुम सब्सक्राइब, क्योंकि ये सारी चीजें चैनल पर तुमको फ्री में मिलती रहेंगी। नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये सेशन आज अगर तुम तक पहुंचा तो दोबारा पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि भैया 22 जुलाई को मोशन एंड प्लेन आ जाएगा मेरा, एक 11th और एक 12th का चैप्टर डाल रहा हूं मैं, फिर मोशन एंड प्लेन का दूसरा 23 जुलाई को, देन फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों पार्ट आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी इस चैनल के ऊपर आने वाली है, तो ये मिस हो जाएंगे अगर भैया तुम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इसको जरा मैं अपने तरीके से बताता हूं। तो हेडिंग फटाफट डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यार ये जो सेटअप है जिस टाइप से अभी आप देख रहे हैं, मैं स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टेम्पररी सेटअप पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से घर आया हूं। बहुत जल्द मैं बैंगलोर वापस आऊंगा वेदांतु के ऑफिस में, वहां पर सब स्टूडियो है, वहीं से मैं पढ़ाता था, तो आगे की क्लासेस भी वहीं से होंगी। तो बस कुछ दिनों की बात है, मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर अंदर आप मुझको स्मार्ट बोर्ड पर वापस देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट अभी आप हेडिंग डाल लीजिए, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल होता है यू। तो आइए जरा तरीके से समझते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है हमारा, जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझना, सुकून से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, बस तुम सुनते भी जाओगे ना पूरे फोकस के साथ और अटेंटिवनेस के साथ, सब कुछ समझ में आएगा, एक ही बार में आएगा, दो बार भी समझने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा ये एक चार्ज है, स्मॉल क्यू, छोटा सा चार्ज है, और ये रखा हुआ है मेरे भाई इंफिनिटी पर। तो क्या ये सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू इस इंफिनिटी के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर क्या कोई फोर्स लगा पा रहा होगा? नहीं लगा पा रहा होगा मास्टर, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2/r² होता है। तो डिस्टेंस क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो गए, तो ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। मतलब इस सोर्स चार्ज की वजह से, इस मेन चार्ज की वजह से इस स्मॉल क्यू के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, हल्के में ले रहा हूं, मैंने कहा हाँ ठीक है, ले लिया सर, हल्के में ले लिया। मैंने कहा कि अब स्मॉल क्यू चार्ज को अगर मैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ऐसे ही आई थी ना वो भी धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में। अरे कामयाबी की बात कर रहा हूं मैं, ये नाकामयाबी की बात कर रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो? हाँ सर, थी तो वो नाकामयाबी ही मेरे लिए फिलहाल। तो अब अगर मैं इस इन्फिनिटी वाले चार्ज को, इन्फिनिटी पे रखे वाले चार्ज को यहां से उठा के इस पी पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं, जो कि सोर्स चार्ज से आर दूरी पर है, तो मास्टर जी सोर्स चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर अगर आप लेकर आओगे तो फोर्स लगेगी। मैंने कहा भाई सही है, बिल्कुल लगेगी। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि पी पॉइंट पर जब आएगा तो ही लगना शुरू हुई, अरे जब ये रास्ते में होगा तो भी लगना शुरू हो गई होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब ये स्मॉल क्यू पास आ रहा होगा कैपिटल क्यू के, तो जब पास आ रहा होगा तो उस टाइम पर लगना शुरू हो गई होगी।
और अब देखो डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ती जा रही होगी, तो इसका मतलब यहां पर फोर्स वेरिएबल है, यहां पर फोर्स वेरिएबल है, तो थोड़ा सा तुमको चमक जाना चाहिए कि चीजें थोड़ी आसान नहीं होने वाली। तो मैंने यहां पर ऐसा माना कि जब मैं इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर ला रहा था, तो इस जर्नी में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब ये पहुंचा तो ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, इतना छोटा क्योंकि एक्स एक्सिस है तो मैंने इसको dx लिख दिया, डिफरेंशिएशन वाला। तो जब ये ए से बी पर गया और बी की दूरी मैंने मान ली है सोर्स चार्ज से x, ठीक है, सारा मसला देखो इसी का ही है, और डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट है तभी तुमको फील आती है कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब इन्फिनिटी से मैं पी पॉइंट पर लेकर आया, तो मास्टर जी जब हम इसको ए से बी पर ला रहे होंगे, मैंने कहा ठीक है, हाँ कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, सर हम ला रहे हैं, हाँ हम ला रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई तुम ही तो ला रहे हो, तो जब तुम इसको ए से बी पर ला रहे होगे मेरे प्यारे गुड्डे और गुड़ियों, तो मुझे जरा बताओ कि ये इसको रिपेल नहीं कर रहा होगा। मतलब तुम जो ला रहे हो वो एक्सटर्नल फोर्स लगा के ला रहे हो, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको दूर भगाना चाह रही होगी। तुम लोगों ने पढ़ा है, अरे पुराने सेशन देखकर आए हो या गजनी बन चुके हो, हैं गजनी बन चुके हो, सारी याददाश्त वापस जा चुकी है, ऐसा वाला सीन तो नहीं है तुम्हारा। तो भैया चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा हमसे डेफिनेशन में कहा जाता है कि आप इस चार्ज को, इन्फिनिटी वाले चार्ज को जब उठा के पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, है ना, मैं लिख भी देता हूं लैंग्वेज, मूव चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो यहां पर एक चीज आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आज उसको मतलब पता चल जाएगा, आज तक तुमको उसका शायद मतलब भी पता नहीं हो। ये लिखा होता है कि यार स्लोली लेकर आना है, जी हाँ स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, या फिर ऐसे कि विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। तो जब मैं तुम लोगों की जगह पर था ना और इस डेफिनेशन को मैं पढ़ता था, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि चक्कर है क्या, ठीक है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी ये चक्कर है क्या। देखो मैं अगर तुमको डेफिनेशन दिखाऊं तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी ये विदाउट एनी एक्सेलरेशन कहते क्यों है, और बोर्ड के अंदर जब कोई बच्चा विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगर नहीं लिखता तो उसके नंबर भी कट जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर विदाउट एक्सेलरेशन क्यों लिखा जा रहा है उसका पहले मैं तुमको मतलब बताऊंगा, उसकी सिग्निफिकेंस है क्या, क्योंकि ये नहीं मालूम तो फिर तो पढ़ाई तो खोखली कर ली ना, न्यूमेरिकल तुम कर रहे हो लेकिन तुमको मतलब नहीं मालूम फॉर्मूला बना कैसे, उसके अंदर गहराई क्या है। तो फिलहाल जब इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आया तो हम विदाउट एनी एक्सेशन लेकर आए, फिर स्लोली लेकर आए। इसका मतलब पता क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेकर आऊं तो इस क्यू चार्ज को ये पता ना चले कि ये चल रहा है। ओ भाई साहब, मतलब जब वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर आई उसको खुद को पता नहीं चला कि वो तुम्हारे पास आती जा रही है। आहा आहा, ओहो क्या बात कह दी मास्टर, ओहो हो, ये तो भैया अज मोमेंट हो गया सर। हाँ ये फिर तुम हो, मान लो क्यों तुम उसके पास जा रहे हो तो तुमको पता ही नहीं चला कि तुम कैसे उसके पास चले गए, मतलब फील ही नहीं हो पाया। क्यों फील ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जब इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेकर आया तो इतना स्लोली इतना स्लोली इतना स्लोली लेकर आया कि उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है। अच्छा नेट फोर्स 0 का मतलब सर एक्सटर्नल फोर्स से लाया जा रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करा जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सम 0, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस का क्यू ही है। हाँ ये तो बात समझ में आ गई मास्टर, मतलब ये एफ एक्सटर्नल, तो मुझे नहीं मालूम ना मैं कितनी फोर्स से ला रहा हूं, मैंने कहा कि मैं इतनी ही फोर्स से ला रहा हूं कि उसका एक्सेशन 0 रहे, तो इतना स्लोली लाऊंगा कि कोई एक्सेशन ना हो, लेकिन चल भी रहा है और एक्सेलेरेशन भी नहीं हो रहा। वाह 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 वाह, कितनी गहरी बात है ना। तो ये थोड़ी सी ऐसा आइडियल सिचुएशन वाली बात होगी, प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो। तो फिलहाल एफ एक्सटर्नल माइनस क्यू ई आया, ये चीज विदाउट एक्सेलरेशन वाली बात से आती है। यूट्यूब पर कंपेयर कर लेना, शायद किसी 1% इंसान ने ही ये बात तुमको बताई होगी, वरना कोई नहीं बताएगा। अब सोचो ऐसी ऐसी बातें मैं तुमको सेशन में बताने वाला हूं। फिलहाल अब आपको क्या निकालना है कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो मैं अभी इसको ए से बी पर ही लेकर जाऊंगा, खाली मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं छोटी छोटी बातें करता हूं भाई, छोटी छोटी बातें करके फिर उनको बड़ा कर देता हूं। आहा ये भी एक गहरी बात है, आज से 100 साल के बाद किसी किताब के अंदर लिखी हुई होगी
अब्दुल बाबा ने एक बात बताई थी कि काम बड़े बड़े मत करो, काम करो छोटे छोटे, फिर उन छोटे काम को बड़ा कर दो। वाह 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 वाह, आहा। तो फिलहाल ए से बी पर लेकर आया, तो वर्कडन बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं, छोटा वर्कडन कर रहा हूं मैं। तो छोटा वर्कडन मतलब DW। हाँ सर, वर्कडन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सही बात है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। सर ये भी बात सही है। तो देखो अब कोई बोलेगा सर यहां पर माइनस का साइन लेकर आओ, ओ हेलो हेलो हेलो, अभी रुको। मैं यहां पर अगर cos थीटा भी लिख दूं ना, तो मैं वर्क डन निकाल रहा हूं बाय एक्सटर्नल फोर्स। हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल आदमी को, मतलब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा कि उसको तुम्हारे पास लाने के लिए। जी हाँ, मैं वो हो चुका हूं। वो कौन, पार्टनर मूवी आई थी सलमान खान की, तो उसमें सलमान खान ने जो रोल प्ले करा है कैटरीना कैफ और गोविंदा के बीच में, तो वो रोल मैं प्ले कर रहा हूं कि उसको तुम्हारे पास मैं लेकर आ रहा हूं। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हो गया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और मैंने जिधर फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट भी उधर। तो यहां पर थीटा जो है तुम्हारा मेरे प्यारो जीरो तो है, तो cos 0 1 हो गया। तो फिलहाल DW क्या हो रहा है मास्टर जी, FDX हो रहा है। यहां तक तुमको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ू, मास्टर जी टोटल निकालना है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो टोटल निकालना है तो दोनों तरफ नाजिम क्या करो, साफ बनाओ। साफ बनाने का मतलब इंटीग्रेट कर दो। तो टोटल वर्कडन क्या आएगा भैया, F की जगह पर माइनस का Q ही और इधर हो गया DX। ठीक है भाई, सर जी माइनस का साइन Q बाहर ले लिया। अभी रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे जब ये बी पॉइंट पर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो डेट, क्या होता है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो ये के क्यू बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर आगे देखें हम, तो माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो मैंने कर लिया बाहर, समझ में आ रही है बात। और 1/x² का करूंगा मैं इंटीग्रेशन। ठीक है नाजिम, शुरू हो जाते हैं। तो माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो हो गया, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। नहीं आता तो भैया ये तो गलती फिर तुम्हारी मैथ्स में है। पावर -2 है, एक बढ़ा के वही डिवाइड में आ जाती है पावर। फिलहाल लिमिट कहां से कहां ला रहा हूं मास्टर जी, इंफिनिटी से, और कहां, आर दूरी पर। सोर्स से आर दूरी पर तो ला रहा हूं, तो इंफिनिटी से आर। अब देखो मैंने छोटा काम करा, अब उसको बड़ा कर रहा हूं। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात कर दी सर आपने। देखो माइनस माइनस उड़ गए, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के तो है ही, तो एक बार 1/x की जगह पर 1/r, एक बार 1/x की जगह पर 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी में जीरो होता है मेरे हिसाब से। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, के की वैल्यू अगर खोलूं तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, इसको जरा एक बार देख लीजिए। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। अरे सेम ही तो है भैया, समझो तुम बात को। अगर तुम इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुमको एक बात बताऊं भैया, फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और वर्कडन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ऐसे कह सकता हूं, ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कह तो सकता हूं, डायमेंशनली समझ लो तो नीचे R² आना चाहिए था या R आना चाहिए था वर्कडन के फॉर्मूले में, मास्टर जी R आना चाहिए था, R ही तो आ रहा है। तो ये वर्कडन बोल दूं या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं, बात एक ही है। क्योंकि जब इस पी पॉइंट पर लाके रखा है ना, तो उसके अंदर वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है कि ये इतनी एनर्जी से वापस इंफिनिटी पर भागना चाहेगा। अगर एक प्लस क्यू चार्ज को एक स्मॉल क्यू चार्ज के पास लाके रख दो, तो रिपल्जन की वजह से प्लस क्यू वाला भागेगा, छोटा क्यू वाला भागेगा। अगर इस कैपिटल क्यू फिक्स्ड है तो हाँ सर भागेगा। कहां तक भागेगा और क्यों भागेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। वो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर्ड है, जो उसको मजबूर करेगी भागने के लिए। तो तुमको क्या लग रहा है कि वो तुमसे ऐसे दूर चली गई, तुम क्या सोच रहे हो वो तुम्हें ऐसे बेवजह छोड़ के चले गई? भैया उसके अंदर पहले से ही एनर्जी थी तुमको छोड़ के जाने की, वो जाती ही छोड़ के। वो तो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, हो सकता है किसी ने कभी धोखा दिया हो, अपना गम दूर करने की वजह से, कुछ भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो बस तुम्हारे पास आई थी। समझ रहे हो? दूर तो उसको जाना था जैसे ही मौका मिलेगा, और वो चली गई। अब तुम बैठ के रो रहे हो मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैं तो बहुत अच्छे से रहता था, सारी बातें मानता था,
कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी। भाई कमी तेरे अंदर है ही नहीं, तुम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। ये भी कैपिटल क्यू, ये भी क्यू, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल तो करते ही ना। तो अब ऐसा ढूंढो कि अगर तुम प्लस क्यू हो तो वो माइनस क्यू हो, उसको तुम्हारे पास लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना पड़े, खींची चली जाए, खींची चली जाए। भाई साहब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, आप कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं। अरे आप भावनाओं में तो नहीं बह गए सर, हम तो भावना के साथ ही बह गए थे। ऐसा तो नहीं हो रहा भाई तुम्हारे साथ। चले आगे। तो फिलहाल अभी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला वो होता है के Q1 Q2 बाय R। तो अब डेफिनेशन भी सुन लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज या फिर टू ब्रिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में वर्क डन ही है। अब आती है डेफिनेशन हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ देखो जो इन्होंने करा है मैंने अभी आपको पीछे करवा दिया। मैं लाओ थोड़ा छोटा हो जाता हूं आपको और क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, मैं आंट मैन बन चुका हूं, जी हाँ, मेरी शक्ति आ चुकी है वापस। ठीक, तो फिलहाल बात यह है, मैंने अभी आपसे पीछे क्या कहा, कितना वर्क डन करना पड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सुनो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। आई होप आप डेफिनेशन लिख रहे होंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। तो जब मैंने पीछे वाली डेफिनेशन में यूनिट नहीं बोला था, यहां पर यूनिट बोला है, और जब यूनिट बोला जाता है तो डिवाइड करा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्चुअल में वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज है। जिस चार्ज को उठा के लाया जा रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर आया था, स्मॉल क्यू को उठा के लाया गया तो उससे डिवाइड कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला खुले शब्दों में 1/4πε0 क्यू बाय आर। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। मतलब अगर यहां पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस पी पॉइंट पर जो कि आर दूरी पर है आपसे कहा जा रहा है कि पी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट की बात कर लें, आओ मेरे प्यारे बच्चों यूनिट की बात कर लें। अरे वर्क डन की यूनिट जूली जूली होती है, चार्ज की कूलम होती है, तो जूल पर कूलम यूनिट हो गई। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, सुनो बात को, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है। ये जो अभी तुमको बता रहा हूं इसका इस्तेमाल हम करेंगे आधे घंटे के बाद, तो जरा ध्यान से समझते जाइएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। देखो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई भी हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल, या फिर पर कूलम, या फिर हम उसको वोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलेंगे। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। मैंने स्केलर की यार पीछे, सॉरी, ये तो इंस्टीट्यूट वाला स्केलर का प्रमोशन कर दिया मैंने, वो भी बिना पैसे लिए। कितना दानी, कितना कितना दानी मास्टर है ये। फिलहाल तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो बातें यहां पर लिखी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट P है, तो वी नो डेट के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जाती है हमेशा अवे। सही बात है। तो अगर मैं इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट की तरफ मूव करता हूं, बताओ मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? अरे बताओ मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? अरे बढ़ेगा घटेगा है? क्या कह दिया सर? भैया अगर मैं P से Q की तरफ जा रहा हूं तो मेरे सोर्स चार्ज से दूरी तो कमी हो रही है। हाँ सर, तो जब हम P से Q पर जाएंगे तो ये बात क्लियर है कि Q का पोटेंशियल कम होगा, P का ज्यादा होगा। ये तो बात सही है। के क्यू बाय डिस्टेंस तो यहां से लोगे, हाँ सही बात। तो यहां से आपने ये बात देखी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, P से Q गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो गया, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये बात थोड़ी फिर से ज्ञानी वाली आ रही है, बड़े होके बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा
तो मेरा पोटेंशियल कम होता जाएगा। मतलब मैं अगर बहाव के साथ बहता जाऊंगा, मतलब आई एम गोइंग विद द फ्लो सर, मैं तो भैया जैसा जो वक्त मुझे दिखा रहा है मैं उसके साथ साथ वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, तेरा पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तेरा पोटेंशियल कम होता जा रहा है। अगर बहाव के साथ बह रहे हो, पढ़ाई करने का मूड नहीं हो रहा, नहीं कर रहे हो, उससे मिलने का दिल चाह रहा है, चले जा रहे हो, जो करने का दिल चाह रहा है वो कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, बहाव के साथ बह रहे हो, भाई तेरा पोटेंशियल कम होता जा रहा है। बहुत जल्द तो इन्फिनिटी जाने वाला है। समझ रहा है मेरे भाई? वो कहते हैं ना कि भैया बहाव के साथ तो मुर्दा भी, बुरा मत मानिएगा, बहाव के साथ तो मुर्दा भी बहता है। इंसान के जिंदा होने का पता ही तब चलता है कि जब वो बहाव के अगेंस्ट बह रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये बात यहां पर लिखी हुई आपने देख ली है। उसके बाद और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करेंगे तो फिर उसके वाइस वर्सा वाली बात है, उसमें हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर एक चीज और देखें, एक चीज और समझने वाली है, इसकी भी अभी थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ेगी, काम की बात है, इसको भी समझ लो भाई। यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट ए है और यहां पर मैं कहता हूं एक पॉइंट बी है, तो ये जो दोनों पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं देखूं तो इस लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर आ गए, तो भाई जो दूरी ए से है वही दूरी बी से है, मतलब जो पोटेंशियल ए का हो गया वही पोटेंशियल बी का हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी ऐसे जा रही थी, समझ पा रहे हो? अरे यार मेरे पीछे छुप गया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, आप रो मत यार। मास्टर आप लिखते रहते हो पीछे ही अपनी कमर के, सब कमर पे कॉन्सेप्ट छप चुके हैं मास्टर आपकी। सुन लो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो भाई जितना दूरी ए से उतना दूरी बी से, तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, ये बात से एग्री कर रहे हो? सही है। लेकिन एक बात और देखो ना कि ये जो ए और बी पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट आ रहे हैं एक ऐसी सरफेस पर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही होगी आगे। मतलब अगर आप कोई एक ऐसी सरफेस देखें, हेलो, अगर आप कोई ऐसी सरफेस देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ये आज की क्लास का जब लास्ट टॉपिक पर हम चल रहे होंगे ना, लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक, उसकी भी बात यहीं पर ही पढ़ा दी है। मैं बता रहा हूं ना, मेरी चीजों की फील तुमको अभी नहीं आ रही होगी, ये तब आएगी जब सेशन खत्म होने वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं ना कहीं मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उस सरफेस पर प्रेजेंट सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और जिस सरफेस पर सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है इसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब तो बात बता भी दी, कब पढ़ाऊंगा, अब तो बता भी दी, अब तो सारी सारी किताब ही खोल दी मैंने, कोई सस्पेंस बना के नहीं रखा। ठीक है भाई, अब कुछ अदर अदर शेप की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले वो मैं आपको बता देता हूं जो कि आ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रिंग। ठीक है, ऑब्वियसली भैया रिंग भी पहनाने की कोशिश करी होगी तुमने, तो आइए जरा हम भी तुमको रिंग पहना देते हैं। तो अगर ये एक रिंग है और इस रिंग मतलब एक वायर है जो सर्कुलर शेप का है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ पोटेंशियल इसके एक्सिस से पी पॉइंट पर एक्स दूरी पर आर रेडियस का रिंग है, क्या आएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, अगर मैं कह रहा हूं टोटल चार्ज क्यू है, तो वो के क्यू अपॉन में, देखो भाई हर चार्ज की दूरी इस पी पॉइंट से जो होगी ये हाइपोटेन्यूस के बराबर होगी, हर चार्ज की दूरी इस रिंग के ऊपर। और रिंग समझ रहे हो ना, रिंग ऐसा रखा है और इस एक्सिस से यहां पर आप इस पॉइंट पर पूछ रहे हो, तो के क्यू बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस मतलब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। हालांकि डेरिवेशन करके आता है लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल वाली बात नहीं है, डिस्टेंस भी बराबर, चार्ज भी टोटल की हुई है, तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट ये लगा सकता हूँ और कोई डायरेक्शन का भी चक्कर नहीं है। कितना आसान चैप्टर हो गया लो, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। टेंशन वाली बात थोड़ी सी मैं तुमको दे देता हूँ, अभी इसके बाद दूंगा, इसमें तो कुछ है नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि यार सेंटर पर बता भैया कितना आ रहा है पोटेंशियल, तो सर सेंटर पर पोटेंशियल तो एक्स की जगह पर जीरो रख दो तो जीरो हो जाएगा। अबे नहीं भाई,
के क्यू बाय आर आ रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी सेंटर पर जीरो, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हर पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। ये बात पढ़ाई है मैंने। अब नहीं अगर पढ़ी है या फिर मुझसे नहीं पढ़ी तो भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, वो जाके पढ़ो। तो के क्यू बाय आर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आ गया। अच्छा, अब मैं लेकर आता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर बातें थोड़ी सी अच्छे लेवल की हो जाए। अरे घबराओ मत, तुम्हारी लाइट नहीं गई है, कोई अंधेरा नहीं हुआ है। जिस तरीके का अभी अंधेरा तुमने देखा था, मुझे पता है कि कुछ कुछ इसी तरीके का अंधेरा चल रहा है तुम्हारी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अंदर रोशनी जलाने मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं। आपको ना इस टाइम पर कोई ना कोई इंसान चाहिए जो ये बताए भाई इस हफ्ते तुमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे तरीके से आप मॉनिटर चीजों को रखोगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी जाती है। और आप भी चाहते हो कोई ना कोई ऐसा हो जो यार मेरा पूरा ट्रैक रख पाए। और आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा है वो पढ़ने के बाद आपने कितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर सवाल बनाए हैं, एक टेस्ट के तौर पर तुमको पता चल जाए कि भाई मैं अभी किस लेवल पर हूं और कितना पढ़ने के बाद मैं कितने नंबर लेकर आ पा रहा हूं। तो परेशान मत हो, ये सारी मुसीबतों का हल तुम्हें मिल चुका है, जो है हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, एकलव्य टेस्ट सीरीज ये पूरे का पूरे भैया जेडब्ल्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर आते हैं। और वो कैसे, क्योंकि हम पुराने 5-6 साल का पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या पैटर्न रह रहा है और क्या चेंज होता है, और उसी के बेसिस पर 2026 में चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज हमारी इस टेस्ट सीरीज से रखे हुए थे। ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो मैं चाहूंगा हर एक बच्चा इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा। ये तुम्हारी जेडब्ल्यू की जर्नी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, अब्दुल सर का ये बात है। आइए अब यहां से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और इस पर सवाल अभी लेटेस्ट आया हुआ है और आ ही रहा है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया, तो इसको अच्छे से जरा समझ लो। हॉलो स्फीयर है, या फिर इसको हम मेटल का कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं, जिसमें चार्ज सिर्फ और सिर्फ स्फीयर की सरफेस पर होता है। ऐसा समझ लो वो जो प्लास्टिक वाली बॉल नहीं होती है जिससे तुम खेला करते थे बचपन में, सर हम तो अभी भी खेलते हैं, तो अभी भी मतलब तुम बचपन में ही हो, बचपन के होने वाले हो, लेकिन बचपना तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा फिलहाल। तो ये हॉलो स्फीयर है, तो इस हॉलो स्फीयर का ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, लेकिन सरफेस पर है, अंदर खाली है। तो भाई अगर आपसे कोई बोले कि आउटसाइड पॉइंट पर बताओ, आउटसाइड पॉइंट पर बताओ कि कितना पोटेंशियल आएगा, आउटसाइड पॉइंट पर बताओ, तो आउटसाइड पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल लिखने चलता हूं मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, तो जरा ध्यान से देखो। आउटसाइड वाले केस में, आउटसाइड वाले केस में हमारा पोटेंशियल बैठेगा, वीओ लिख रहा हूं, वीओ का मतलब आउटसाइड हो गया। क्या वाह सर, क्या बात है, कितनी गहरी बात बोल दी सर आपने। तो वो होगा के क्यू बाय, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो स्मॉल आर मान ली, तो के क्यू बाय स्मॉल आर। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है सर। अगर इस स्फीयर की अपनी खुद की रेडियस कैपिटल आर, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा मास्टर जी, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो भाई अंदर क्या होगा, अंदर जीरो नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है। याद रखना हॉलो स्फीयर में जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वो ही अंदर होता है। अब ये बात मैं 10 बार बोलूं या फिर इसी बात को, क्योंकि यूट्यूब के अंदर तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन है, तो तुम इसी बात को 10 बार खुद से सुन लो ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि भैया जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना अंदर होगा, जितना सरफेस पर होगा उतना अंदर होगा, जितना सरफेस पर होगा उतना अंदर होगा, जैसे बाहर वैसा अंदर, जैसा बाहर वैसा अंदर, जैसा अंदर वैसे बाहर, जैसा अंदर वैसे बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। काय की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है कि सेम होगा, जितना सरफेस पर उतना अंदर, अगर हॉलो है। अंदर से इंसान खाली है तो जैसा अंदर है वैसे बाहर है, आहा। लेकिन इंसान अंदर से भरा हुआ है तो बाहर से दिखाने का कुछ और है और अंदर से दिखाने का कुछ और है। हाँ, फिजिक्स थोड़ी पढ़ना आए हो, फिलॉसफी पढ़ना आए हो यहाँ पर। सॉलिड स्फीयर अगर है, सॉलिड स्फीयर ऐसा स्फीयर जिसके अंदर भी चार्ज है, या फिर मैं बोलूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसके अंदर भी चार्ज है। तो पहले तो बाहर की बात देख लेते हैं, भाई इसके अंदर भी पूरा का पूरा चार्ज है, समझ रहे हो। तो ये आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया सेंटर से, वही बात है आर दूरी पर, ये सरफेस पर चार्ज कैपिटल क्यू, ये हमारा कैपिटल आर हो गया। इसको एक बार अच्छे से देख लो। और उसके बाद तो इसमें पहली बात तो ये कि बाकी की चीजें तो सेम ही है, जैसे कि आउटसाइड पर स्टिल के क्यू बाय स्मॉल आर ही आएगा, सरफेस पर भी अभी
क्या आएगा, वही आएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात अंदर के लिए होगी और इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन उसकी डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसकी डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो ये मैं आपको बस फॉर्मूला ही बताऊंगा। तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाय, मान लो अंदर किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं जो तुम्हारा एक्स दूरी पर है, तो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट के अंदर 3x² माइनस r²। गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, 3R² माइनस x²। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम करे कि अगर सॉलिड स्फीयर हो तो उसके अंदर आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। अब इसके बाद एक के बाद एक धड़म पड़म सारे सवाल होने वाले। तैयार हो? ठीक ठीक। तो अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं भाई एक्स का मतलब सेंटर से दूरी ना, इतना तो समझते हो, अंग्रेजी तो इतनी तो आती होगी तुमको। अब सेंटर पर अगर मैं आपसे कहूंगा पोटेंशियल क्या, तो एक्स की जगह पर क्या करेगा मेरे भाई, जीरो। एक्स की जगह पर जीरो करो, तो एक्स की जगह पर जीरो करोगे तो ये r² से r³ कटेगा तुम्हारा, तो ये 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर है। हाँ, अरे के क्यू बाय कैपिटल आर तो सरफेस का पोटेंशियल था। इसका मतलब ये भी एक सवाल पूछा जा चुका है कि हमारा सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर में, वो सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है। जी हाँ, सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर में, वो भैया सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है। 150 रुपया देगा। फिलहाल एनडीए वाले तुमको इस पर 4 नंबर दे देगा। देख लो, ये आ चुका है एग्जैक्टली, बस इतना सही पूछा था। आप बोलोगे ये सर बहुत इजी बात है, भाई तुमको लग रही है इजी, तुमको लगवाई जा रही है इजी, है नहीं, और लग रही है इजी तो बहुत बढ़िया बात है ये तो। चले, तो मैंने आपको जितना भी पोटेंशियल के ऊपर सवाल आ सकते हैं अभी तक की नॉलेज के हिसाब से, पहले मैं आपको वो करा देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर अदर अदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना इज नॉट अ बिग गेम, उसको आप सिंपल इजीली कर सकते हो। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, इसी में यहीं पे बता देते हैं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, ये चार्ज Q4, किसी भी पी पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, क्या करो, अरे सबको ऐड कर दो सीधा सीधा, के Q1/R1, के Q2/R2, के Q3/R3, सेम इतनी सी बात है। और सबको सीधे सीधे ऐड करना है, डायरेक्शन का कोई चक्कर है नहीं, सब बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजी सा टॉपिक है भाई साहब, ये सब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस भी एक टर्म हमने सुनी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई नई बात नहीं है। अरे भैया, ये तुम्हारा सोर्स चार्ज था या नहीं था? हाँ सर था। इन्फिनिटी से ला रहे थे, नहीं ला रहे थे? हाँ सर ला रहे थे। पी पॉइंट पर ला रहे थे, नहीं ला रहे थे? बिल्कुल ला रहे थे। रास्ते में ए से बी पर पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? हाँ सर ए से बी पर पहुंचे थे। तो जब ए से बी पर गए तो ए पॉइंट का भी कोई पोटेंशियल होगा? हाँ सर होगा। बी पॉइंट का भी कोई पोटेंशियल होगा? हाँ जी होगा। तो ए से बी पर आए हो तो पोटेंशियल का डिफरेंस आया होगा? हाँ सर आया होगा। है, ए पॉइंट पर कोई पोटेंशियल होगा? हाँ होगा। बी पॉइंट पर कोई पोटेंशियल होगा? हाँ होगा। तो ए से जब बी पर आए तो पोटेंशियल में डिफरेंस आया होगा? हाँ आया होगा। अरे तो वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है भाई दिक्कत? अगर मैं मान लो आपसे कहूं कि भाई हम ए से बी पर आ रहे हैं, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कैसे लिखते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल मतलब वीबी और इनिशियल मतलब वीए। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल में से ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। या फिर डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं, लिख लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, ऐसे भी कह सकते हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वहां डेफिनेशन में फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट था, यहां पर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई, अब आ जाओ, अब जरा फटाफट सवाल करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, शाबाश, बहुत तेजी से। तो जेडब्ल्यू में 2026 अभी ताजे ताजे जनवरी अटेम्प्ट का, आहा ठंडों की बात है, ये सवाल आया था, देखते हैं इसके अंदर कितनी गर्मी है, और अगर होगी तो निकाल ही देंगे। 2 पॉइंट चार्ज 1 नैनोकूलम 2 नैनोकूलम रखे हुए हैं एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, मतलब सबके सब 3 सेंटीमीटर।
तो एक चार्ज है तुम्हारे पास 1 नानो कूलम, मतलब 10 की पावर 9 कूलम, और ये है 2 नानो कूलम, और यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं है। आपसे कहा गया कि एक चार्ज है 3 नैनो कूलम का, उसको इन्फिनिटी से उठा के, 3 नैनो कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पर लाके रखने में कितना वर्क डन होगा बता भाई। इन्फिनिटी से उठा के लाके इस पॉइंट पर रखने में कितना वर्क डन होगा बता भाई। तो अभी के नॉलेज के हिसाब से मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने पढ़ा कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ सर पढ़ा है। ये फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। तो भाई मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ सर कह सकते हो, डांट क्यों रहे हो। अरे डांट नहीं रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा सा ऐसा बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें नींद ना आए, तुम्हें नींद ना आए, तुम्हें चैन ना आए, कोई जाए तुम्हें जाके उठाए। तो वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। तो हमें ये निकालना है कि वर्क, और यहां पर चार्ज जिसको उठा के लाया जा रहा है, मतलब 3 नैनो कूलम की बात। तो हम इन्फिनिटी से इस, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, 3 नैनो कूलम का चार्ज तो 3 इंटू 10 की पावर -9, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो लाया हूं सी पर और लाया हूं इन्फिनिटी से, लाया हूं सी पर और लाया हूं इन्फिनिटी से, तो वीसी माइनस वी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। तो मुझे वीसी चाहिए, मुझे सी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। अब ये कैसे निकालूंगा, अरे वो आएगा इन दोनों महानों की वजह से। वो कैसे आएगा सर, लिख लेंगे सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो के इसका वजह से क्यू मतलब 10 की पावर -9 बाय आर, डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2, प्लस इसकी वजह से के, इसका चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय इसका इससे दूरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना भैया, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2। समझ रहे हो, के की जगह पर 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 बोलो या 9 इंटू 10 की पावर 9 बोलो, के बोलो, सबसे एक ही बात है। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां तक जहां तक मेरी गणित कह रही है कि ये तो बन रहा है 300 और ये बन रहा है 600, तो ये आया 900। समझे, तब इधर आ जाओ, तो 3 इंटू 10 की पावर -9, 900 माइनस 0, तो ये 9 3 27 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, या फिर मैं बोलूं 2.7 इंटू 10 की पावर -6, या फिर मैं बोलूं 2.7 माइक्रो जूल्स, क्योंकि एनर्जी है वर्क डन है, तो 2.7 माइक्रो जूल्स आएगा। और देखो माइक्रो जूल की यूनिट उन्होंने दे रखी थी मुझे। एक बार ये सवाल बढ़िया से देख लो, काफी स्मूथ तरीके से, इजीली तरीके से मैंने तुमको समझाया है, और ऐसे सवाल हर साल आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो भाई इसको रिपीट कर करके देखना, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी मेरे सेशन में जो तुमको समझ में ना आए, अगर तुम ध्यान से सुनते हो तो। फाइंड क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखकर बताओ। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जनरली हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर होता है। ऐसे सवालों में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये भी ध्यान से सुनना पूरे फोकस के साथ। देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर। हाँ सर ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो कितनी आएगी, माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, तो इसका भी के क्यू स्क्वायर बाय आर। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को कंसिडर करा तो भी के क्यू स्क्वायर बाय आर, इन दोनों को कंसिडर करा तो भी के क्यू स्क्वायर बाय आर। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो इन दोनों को, ऊपर नीचे वालों को, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर बाय आर ले जा रहा हूं। और ऐसे इन दोनों को भी ऊपर नीचे वाले को कंसिडर करूंगा तो ये भी माइनस का के क्यू स्क्वायर बाय आर। अरे सही जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं मास्टर, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, ये कर क्यों रहे हो सर, भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि के Q1 Q2 बाय आर हर पॉसिबल केस के अंदर लगेगा। तो अगर 4 चार्जेस हैं तो इनके पता पेयर कितने बने, 1 2 3 4, नहीं 6 बनेंगे, डायगोनल वाले भी तो लो। तो ये चारों तो मैंने लिख दिया, अब डायगोनल वाला लिखता हूं।
तो अब ये अगर आर है, देखिए अगर ये डिस्टेंस आर और अगर ये डिस्टेंस आर, तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा पाइथागोरस थ्योरम से कि ये √2r है। तो अब इन दोनों का बीच का अगर मैं लिखता हूं तो वो आएगा, देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो माइनस का KQ² बाय डिस्टेंस हो गया √2r। और इधर भी अगर आप देखो तो भैया ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो इनका भी अगर मैं निकालूं तो ये भी आएगा माइनस का KQ² बाय √2r। हाँ सर बात तो सही है। अब देख ले मेरे भाई, ये प्लस का और ये दोनों माइनस के, तो ये सब एक आपस में कट गए, पूरा पूरा ये पूरा दोनों इन दोनों को काट देंगे, तो मेरा माइनस का 2KQ² बाय √2r हो जाएगा। अरे -1 -1 -2 हो गया ना। अब ऊपर 2 है नीचे √2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का √2KQ² बाय r। तो माइनस का √2KQ² बाय r ऑप्शन सी से जहां तक मेरी नॉलेज है मैच करना चाहिए और कर भी रहा है। अच्छे से एक बार देख लीजिए और बताइए कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। चले मेरे प्यारों आगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ फटाफट, बस धड़म धड़म सवाल होंगे। 2026 जनवरी अटेम्प्ट 24 जनवरी का सवाल, कहा जा रहा है कि भाई 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर है। 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर है। ये सवाल काफी अच्छा है और मैं बता रहा हूं काफी अच्छा है? एक ही बात को 2 बार बोल दिया, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सवाल काफी अच्छा है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छा का मतलब टफ नहीं होता, मास्टर के अच्छे का मतलब अच्छा होता है कि अच्छा सवाल है। ये मैं समझा, अरे टफ होगा यार, ये तो मास्टर ने कह दिया कि टफ होगा। अब तो हमारी औकात से बाहर की बात है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी औकात के अंदर की बात है। ध्यान से सुनो, मेरे पास ये 3 स्फीयर हैं, एक है स्फीयर ए, एक है स्फीयर बी और एक है स्फीयर सी। छोटे वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल ए, बड़े वाले की रेडियस स्मॉल बी और सबसे बड़े वाले की रेडियस स्मॉल सी। ये सारी बातें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक। अच्छा, अब छोटे वाले स्फीयर पर चार्ज है Q1, उससे बड़े वाले पर Q2 और उससे बड़े वाले पर Q3। अगर तुमने मुझे अभी अभी से 10 मिनट पहले अगर सीरियसली नहीं सुना था ये सवाल, मैं तुमको दुनिया जहान का बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दूं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। और अगर तुमने अभी से 10 मिनट पहले जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड इनसाइड सरफेस पर हॉल स्फीयर के केस में अगर वो सुना था तो तुमको ये समझ में आएगा। मुझसे कहा जा रहा है कि बताओ पोटेंशियल एट स्फीयर ए बी एंड सी। ए वाले स्फीयर पर पोटेंशियल बताओ, मुझसे कहा जा रहा है ए वाले स्फीयर पर पोटेंशियल बताओ, ठीक है। तो ए वाले स्फीयर पर पोटेंशियल लिखने चलते हैं। क्या होगा सर, ए वाले स्फीयर का पोटेंशियल अपने खुद की वजह से, तो KQ1 बाय उसकी रेडियस मतलब KQ1 बाय ए। सही बात है यार, सही बात है। अब यार ए वाला स्फीयर जो है वो बी वाले के अंदर आ रहा है। हमने ये पढ़ा है कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर है, हॉलो स्फीयर में। तो बी वाली सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल बी वाली सरफेस के अंदर भी होगा। हाँ, लेकिन बी वाले के अंदर अंदर तो ए वाली आ गई। हाँ, तो मतलब ए पर पोटेंशियल जो बी की वजह से आ रहा है वो उतना ही है जो जितना बी की सरफेस पर है। अब ये बात को 2-3 बार सुनना। तो बी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, KQ2 बाई बी। ऐसा नहीं, ये तो होता ही, तो सर आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा हूं, मैं आसान कर रहा हूं। पहला ही समझ में आ जाता बच्चों को, दूसरा तीसरा नहीं आता। समझ लो क्या बोला कि बी के अंदर ए है ना, तो बी की सरफेस पर जो पोटेंशियल उतना ही ए की सरफेस पर मतलब ए पर आ गया। तो ए का अपनी वजह से जो आया सो आया, बी की वजह से इतना आया। ऐसे सी के अंदर है ए, सी के अंदर है ए, तो भैया सी की सरफेस पर कितना, KQ3 बाय सी, तो उतना उसके अंदर भी आ गया। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन ये बात ऑप्शन ए में है, ये फिर ऑप्शन डी में है। इतनी सी बातों से 2 ऑप्शन उड़ चुके हैं। आइए अब मैं अगर आपसे कहूं कि बी वाली सरफेस का पोटेंशियल लिखकर दिखा, अब है असली मसला। तो अब बी वाली सरफेस का उसकी अपनी खुद की वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो KQ2 बाय बी होगा। दिक्कत क्या है,
लेकिन अब ए वाले की वजह से बी वाले पर कोई पोटेंशियल आ सकता है क्या? नहीं सर, क्यों आएगा? क्योंकि बी तो बाहर है। अबे रुको भाई, ए के बाहर हो गया ना बी वाला। तो मैंने कहा था कि आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ए की वजह से बी वाले के पॉइंट पर किधर आएगा? बी वाले की सरफेस पर कितना आएगा? ए की वजह से। तो भाई के Q1 बाय स्मॉल आर, आउटसाइड डिस्टेंस कितना? तो ए के सेंटर से बी तक की दूरी लोगे तो वो भी तो बी हो जाएगा। हमेशा डिस्टेंस सेंटर से लेना याद रखना। बात समझ में आई कि भाई ए की वजह से बी पर पोटेंशियल, अब क्योंकि ए की वजह से बी पर निकालना है तो बी ए के बाहर है, तो के क्यू बाय स्मॉल आर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मतलब दूरी सेंटर से बी तक की ही ली जाएगी, भले ए के लिए लगा रहा हूं, ए की वजह से क्योंकि बी पर निकालना, तो मेरे लिए अभी मेन पॉइंट है बी वाला। हाँ, अब बी वाला है सी वाले के अंदर ही, तो सी की वजह से बी पर उतना ही आएगा जितना सी की सरफेस पर है, के क्यू थ्री बाय सी। भाई साहब, तुमको ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं बता रहा हूं, इसको चाहे इस पर आधा घंटा लगा देना, लेकिन इसको समझ के ही आगे बढ़ना। अब Q3 की बात करूंगा तो देखो भाई, उसके अपनी वजह से तो के क्यू थ्री बाय सी, ए की वजह से सी पर क्या आएगा? तो भाई सी वाला पॉइंट ए के बाहर ही तो है, सी वाला पॉइंट ए के बाहर ही तो है, तो अगर बाहर है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला, तो के क्यू वन बाय यहां से यहां तक की दूरी टोटल मतलब सी, ऐसे ही के क्यू टू बाय सी और के क्यू थ्री बाय सी। तो ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, देख लो, के की जगह पर 1/4 रख देना, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सारे बच्चों से, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा बस, लेकिन मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये तुमको समझ आया या नहीं आया। क्योंकि अगर इस लेवल की बात है तुम मास्टर से समझ पा रहे हो, तो तुम्हारी और मास्टर की फ्रीक्वेंसी हो चुकी है तगड़े लेवल पर मैच। मास्टर तुमको कहां से कहां पहुंचा देगा तुमको अंदाजा भी नहीं है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। और अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है तो फिर तो भैया मामला गड़बड़ है, मुझे अपना टीचिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो मुझे एक बार बता देना कि भैया तुम किस लेवल की बातें समझ पा रहे हो मुझसे, ठीक है? आगे बढ़े, चलो आ जाओ भाई फटाफट अगले सवाल पर। ये सब बातें इन्होंने भी करी हैं। 2026 जनवरी में आया हुआ सवाल, ये भाई एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, और आपसे कहा जा रहा है कि सेंटर पर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए एक बार, रेगुलर पेंटागन है, सेंटर पर आपसे कहा जा रहा है कि बताओ भैया क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात क्या है, ये सिमेट्रिक फिगर है? हाँ है। कैसे है सर? अरे भाई, इसका लेफ्ट और राइट बराबर है, नहीं है? तो जितनी भी सिमेट्रिक फिगर होती हैं, बिना करे मैं कह सकता हूं, अगर सारे चार्ज बराबर हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम नेचर के हैं, तो मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि भाई उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। और इस टाइप के सवाल हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर करे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में करे हमने, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर इसलिए डाला गया है क्योंकि आपसे पोटेंशियल भी पूछा गया। अब सेंटर पर पोटेंशियल पूछा गया तो अरे भाई, एक की वजह से कितना आएगा? के क्यू बाय आर। एक की वजह से कितना आएगा? के क्यू बाय आर। कितने हैं चार्ज? सर जी 5 हैं, तो सबकी वजह से के क्यू बाय आर आएगा, तो भैया 5 बार ऐड करने से बेहतर है 5 से मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल के की जगह पर 1/4 रख दिया, तो ये 5/4 क्यू बाय आर। क्या ये बी से मैच हो रहा है? या सबका बी फॉर बेगम आ रहा है? चले मेरे प्यारो, आ जाओ। और देखो, छाट छाट के सवाल लाया हूं, अब ये तो आंसर ही दिख गया, सॉरी, छाट छाट के सवाल लाया हूं। ये सवाल ऐसा नहीं है जनवरी में आया तो एक ही बार ही आया होगा, ये सवाल कई बार रिपीट हो चुके हैं। और इस टाइप के सवाल अदर चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे चैप्टर के अंदर भी तुम देखते हो। आपसे कहा गया कि आपके पास 3 छोटे छोटे बॉल्स नहीं यार, बॉल्स कैसे हो सकते हैं? 3 मतलब बबल्स हैं, आपके पास 3 छोटे छोटे बबल्स हैं, और तीनों का साइज सेम आइडेंटिकल है, तो तीनों की रेडियस आर मान लेता हूं, ठीक है? तीनों की रेडियस आर मान लेता हूं, और ये अच्छा, तीनों को पर चार्ज भी सेम मान लेता हूं, स्मॉल की स्मॉल की स्मॉल की। कहा गया कि इन तीनों को मिला के एक बड़ा बबल बनाया, कोलिस का मतलब मिला दिया, इन तीनों को मिला के एक बड़ा बबल बनाया। जब इन तीनों को मिला के बड़ा बबल बनाया, तो अब आपसे कहा जा रहा है, कि एक छोटे बबल इनिशियल वाला और एक अभी जो बड़ा बबल बना है, इसका पोटेंशियल का रेशो बता दूंगा, टेंशन ना लो। पहली बात, इन तीनों को मिला के एक बड़ा बबल बना दिया। हाँ जी बना दिया। कैसे बनाया? अरे तीनों की वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के बराबर, तो इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 3, क्योंकि 3 है,
विल बी इक्वल्स टू एक बड़े बबल की वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये कटा तो देखो कैपिटल आर आ रहा है 3 की पावर 1/3 स्मॉल आर, है ना, 3 का क्यूब रूट इनटू स्मॉल आर। अब आगे देखिए, अब अगर मैं छोटे का पोटेंशियल लिखता हूं, स्मॉल पोटेंशियल, तो वो आएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। और अगर मैं बड़े वाले बबल का लिखता हूं पोटेंशियल, और देखो एक ही छोटे वाला लिखना, तीनों का नहीं लिखना, एक ही छोटे वाले का पोटेंशियल लिखा के क्यू बाय आर, क्योंकि एक ही का पूछा गया है। और बड़े वाले का लिखूंगा तो के, अब इसका चार्ज कैपिटल क्यू मान रहा हूं। अब देखो इन तीनों को मिला के बड़ा बना ना, तो इसका कैपिटल क्यू एक्चुअल में 3 स्मॉल क्यू के बराबर है बाय इसकी रेडियस। समझते जाओ, तो के 3 स्मॉल क्यू और कैपिटल आर की जगह पर 3 की पावर 1/3 स्मॉल आर। अब अगर मैं एस को, सॉरी यार मैं ही इसके आगे खड़ा था, छोटा होने के बावजूद भी मैं लिख वहीं पर रहा हूं जहां यार मुझे देखो, मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूं बच्चों, थोड़े से तुम भी एफर्ट मार लो। तो वी एस बाई वी बी, भाई के कैपिटल क्यू बाय आर लिखा था, बोला तो था ही ना मैंने, कैपिटल क्यू की जगह पर 3 स्मॉल क्यू, कैपिटल आर की जगह पर 3 की पावर 1/3 स्मॉल आर। अब अगर मैं वी एस को वी बी से डिवाइड करता हूं तो के क्यू बाय आर से के क्यू बाय आर तो कट गया, तो ये रेशियो आ रहा है एक्चुअल में 1/3 की पावर 1/3। अब 3 मतलब ये हो जाएगा 1/3 की पावर, ऊपर है 1, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 1 माइनस 1/3, और 1 माइनस 1/3 हो जाता है 2/3, तो 1/3 की पावर 2/3। ऑप्शन ए से मैच कर रहा है भाई साहब, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है भाई साहब, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए, चले आगे फिर और देख लो, और एक आध सवाल देख लो, फटाफट फटाफट देखो क्या कहा जा रहा है। विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, फिर वही बात, हॉलो स्फीयर के ऊपर चार्ज। मैंने कहा था ना हर साल आ रहा है, 2026 का दिखा दिया, 2025 का तुम देख लो यार, ये मुझे लगता है मैं तुमको होमवर्क में दूं। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इसकी रेडियस अपनी खुद की है 10 सेंटीमीटर, और इसका सरफेस पर पोटेंशियल मतलब के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है, जो कि मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, के कैपिटल क्यू बाय आर, ये मुझे 120 वोल्ट दे रखा है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले तो बताओ इसके सरफेस पर नहीं, इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, सेंटर मतलब अंदर, बता चुका हूं जितना सरफेस पर उतना ही अंदर होता है, तो 120। 5 सेंटीमीटर की रेडियस पर कितना आएगा, तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस स्टिल अंदर ही हो गई, तो कितना आएगा 120। तो वैसा आंसर पता ही चल गया। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां बताओ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना आएगा। चलो ये मैं करा ही देता हूं। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी अब आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर, मतलब के कैपिटल क्यू बाय 15 सेंटीमीटर, और ये मेरे लिए क्या है, के क्यू बाय 10 सेंटीमीटर है, सरफेस पर है, तो के क्यू की वैल्यू आ रही है 1200, के क्यू की वैल्यू आ रही है 1200, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, तो ये 1200 बाय 15, ये भैया 80 बैठा। देख लेना ऑप्शन बी से आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी फॉर बेगम इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बेगम इज द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है मेरे प्यारो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, थोड़ा बहुत तो मैं बता ही चुका हूं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बहुत सिंपल इजी बढ़िया टॉपिक है, जल्दी से देखते हैं। हाँ तो भाई, तो इक्वी का मतलब भी होता है यार, है ना, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, सीधी सी बात है। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, सरफेस का मतलब सरफेस। तो एक ऐसी सरफेस जिस पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई हर जगह पर पोटेंशियल सेम है। क्या मैंने बोला, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिस पर मैं ये बात बोल सकता हूं कि हर जगह पर पोटेंशियल सेम, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब यहां पर देखो डेफिनेशन भी है, दैट मींस एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, है ना, इज दैट सरफेस दैट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक लौती सिंपल सी पहचान ये है कि भाई उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि ये अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से मैंने आपको पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती है, ये प्रीवियस चैप्टर में मैंने निकाला बताया था। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो इस टाइप से रेडियली आउटवर्ड, वो तो बात ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी,
तो यहां पर ये जो आप रिंग देख रहे हो ना, ये जो आप यहां पर ये रिंग्स देख रहे हो डॉटेड लाइन वाले, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जिससे कि ये जो हमने बना दिया ये, तो अब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों है, वो इसलिए है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इस पर पहली बात सेंटर से जो भी पॉइंट आ रहा है वो इक्वल दूरी पर आ रहा है। तो सब इस सरफेस पर, मतलब मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है हमारा, पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो भाई सेम ही होगा सबके जगह पर, के क्यू बाय आर ही आना है। हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और एक चीज, नहीं नहीं भाई घबराओ मत, तुम्हारा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। और बताइए तुम्हारी कैसी चल रही है तैयारी। आई होप अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे और सो तो नहीं गए होगे, क्योंकि भैया जब अगर इंसान को दिशा पता नहीं होती, दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं एकदम से तुम्हारे दिमाग में कोई और ही आ गया। तो जब तक तुम्हें भैया सही दिशा पता नहीं होगी तो भाई नींद तो ऑब्वियसली आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको इस टाइम पर चाहिए गोल, एक टारगेट के भाई तुम्हें कितनी परसेंटाइल लेकर आनी है जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, और तुम्हारा क्या रैंक लेकर आनी है, और उसके लिए तुमको अच्छे से तैयारी करनी है। तो फोकस के साथ अच्छे से तैयारी करा करो, और गोल अपने सामने जहां पर भी पढ़ते हो ना, सामने रखा करो कि मेरा क्या गोल है, और उस गोल को अचीव करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुमको टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि भाई हर हफ्ते तुम्हारे टेस्ट तुमको देने चाहिए, अदरवाइज तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हो, तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है, और वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बच्चे को पता नहीं होता कि भाई मेरा स्कोर ही क्या चल रहा है, तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक एकलव्य टेस्ट सीरीज, जो कि प्रूवन टेस्ट सीरीज है, जो एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल एज इट इज जेडब्ल्यू मेंस में रखे बात है। 2026 में आप देख लो, जनवरी या मई अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज आए थे। तो इसको तुमको लगाना चाहिए। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे बेस्ट तुमको एकलव्य टेस्ट सीरीज से बढ़िया टेस्ट सीरीज तुमको नहीं मिलेगी, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए शुरू करते हैं अपना, दोबारा से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आइए अपना यहां से लेक्चर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो और ध्यान रखना आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आप इसी तरीके से बनाओगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक होती जाएगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का भी गैप हमारा बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारे शेप्स की वजह से अब मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाते हैं फिर से। अब जैसे कि ये है, अब मान लो हमारे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिखती है बिल्कुल सीधी सीधी। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाऊंगा भाई, ऐसी बनाऊंगा जो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो एक परपेंडिकुलर शीट्स आ गई, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो परपेंडिकुलर शीट्स ऐसे जो आ गई, तो इस पर हर जगह पर पोटेंशियल हमारा, इस शीट पर प्रेजेंट हर पॉइंट पर जो है ना पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। ठीक, ऐसी अगर सिलेंड्रिकल सरफेस की मैं बात करूं, तो सिलेंड्रिकल सरफेस भी अगर है, जैसे कि एक वायर ही हम ले लेते हैं, कि एक मोटा सा हमारे पास एक वायर है लाइक दिस, तो अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल सही बात है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या करा, मैंने इससे पास होता हुआ परपेंडिकुलरली एक ऐसी सरफेस बनाऊंगा, तो वो कुछ अगर बनेगी ना, तो कुछ इस टाइप से बनेगी। देखो, वो अगर बनेगी सरफेस तो कुछ इस टाइप से ऐसे करके बनेगी, क्योंकि देखो ऐसी ही सरफेस से पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें परपेंडिकुलर दिखाई दे। तो ये एक सिलेंड्रिकल हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, एक सिलेंड्रिकल हो गई। पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, शीट की वजह से मैंने बता दिया है। अब मान लो अगर दो चार्ज है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें बात मालूम है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पर आती है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, वही कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सर्किल बड़ा होता जाएगा जैसे पीछे दिखा है। और ऐसे नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस चीज का देना है आपको कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो सेंटर पर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव की वजह से भी इधर, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, सेंटर पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो देखो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव की वजह से इसके तरफ, मतलब बाहर वाली साइडों में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, और सेंटर वाली चीज में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऐसे बनाइएगा कि जो बीच वाले, इन दोनों के बीच में जो सरफेस है वो पास पास, तो देखो ये पास पास है, और बाहर वाली सरफेस पर देखो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है।
तो थोड़े से बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं है, मतलब एक्यूरेट कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं है। यहाँ पर आप देखो इनके बीच का गैप कम है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो इनके बीच का गैप ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इस टाइप से हमारी ये सरफेस निकल कर आती है। ऐसे अगर दोनों पॉजिटिव होते तो कहानी पलट जाती। यहाँ पर अब क्या होता है, सेंटर पर गैप ज्यादा हो जाएगा और बाहर वाले जो एरिया है वहां पर हमारा गैप कम हो जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहे हो, तो देखो जनरली अगर मैं बोलूं तो वर्कडन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। हाँ होता है सर। तो वीबी माइनस वीए करेंगे, लेकिन भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हेलो भूल गए, नहीं हो क्या? अरे दोनों का पोटेंशियल सेम ही तो होगा। अब अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वीबी माइनस वीए जीरो तो आएगा, तो वर्कडन जीरो हो गया। एक तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर एक और तरीका, हमें बात मालूम है कि वर्कडन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। हाँ होता है। तो ये क्यू ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। अरे भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारी जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो अब अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा भी रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, थीटा 90 हो गया, और कॉस 90 जीरो होता है, तो स्टिल वर्कडन जीरो। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हो कि वर्कडन जीरो। समझ रहे? दोनों तरीके से मैंने आपको ये बात बता दी। अब जैसे कि हमारी मेटालिक सरफेस होती है, जैसे कि हॉलो स्फीयर मैंने आपको पीछे पढ़ा है, तो हॉलो स्फीयर में हमने ये बात पढ़ी है कि भाई जो भी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो, अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो, इसका मतलब अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उतना ही जितना सरफेस पर है। भाई मैंने आपसे ये तो कहा कि भाई पोटेंशियल सरफेस पर जितना होता है हॉलो स्फीयर में, अंदर उतना ही होता है। अब अंदर मैंने तुमसे ये कहा कि कहां पर होता है, कहीं पर भी। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, तो अंदर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर ही आएगा। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का हर पोटेंशियल सेम है। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वाली जितनी भी स्पेस है वो भी हमारे लिए एक इक्विपोटेंशियल है, वो भी हमारे लिए एक इक्विपोटेंशियल है। लेकिन अगर कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई। अब आइए फटाफट थोड़े से सवालों पर आ जाते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि भाई कितना वर्कडन करना पड़ेगा एक 5 माइक्रो कूलम को चार्ज को, पहले आप कहां से लेकर आए, ये ए वाली जो सरफेस है देखो वो है 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट वाली से आप पहले इसको लेकर गए 2 वोल्ट वाली पर, तो 10 से आप 2 पर लेकर गए पहले, ठीक है। फिर 2 से आप 5 पर लेकर आए हो, तो 2 से आप 5 मतलब ये दूसरी वाली सरफेस पर ले आए, ठीक है। फिर 5 से आप वापस 10 पर ले आए हो, मतलब ये, अरे तो ले देके वहीं आ गए घूम घाम के, है जी। मतलब तुम्हारी तो कहानी ले देके भाई आप देखो, पहले ए 10 वोल्ट वाली से तुम गए हो 2 वाली पर, फिर 2 से 5 पर, फिर 5 से फिर वापस 10 पर। तो ये तो वही वाली कहानी हो गई कि घूम घाम के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। समझ रहे हो? तो यहां पर अगर आपसे कोई बोले कि वर्कडन बता भाई, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चार्ज तो हमारा 5 माइक्रो कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, अरे पहले भी 10 था अब भी 10 है, तो 10 माइनस 10 जीरो। तो वर्कडन सिंपल सी बात है, जीरो आना है। ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई यार, ये तो देख लीजिए। चले आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है ये है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के ऊपर हर साल मैंने जैसा कि आपसे कहा कि सवाल आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके ऊपर हम सवाल करेंगे भी, और इसकी अब हम डेरिवेशन भी करेंगे अपने तरीके से। तो आइए जरा मेरे तरीके से इसकी एक बार डेरिवेशन समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कहानी कुछ इस प्रकार रहेगी कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे निकल रही होंगी, ये प्लस क्यू है यार, ठीक है। अब 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 अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ रहा हूं, ठीक है, आ जाओ सर, तो वर्कडन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा सर। बातें सेम वैसी रहेंगी जैसे मैंने अभी आपको बताई थी स्टार्टिंग में।
तो ए से बी पर आ रहे हो तो सर मान लो आपने इसमें करा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। फिर वही बात है, जब आप ए से बी पर आ रहे हो तो आप आ रहे हो स्लोली स्लोली, पता ही नहीं चल रहा कि कोई एक्सेशन हुआ है। तो भाई फिर वही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों इधर लग रही होगी, और जब आप इधर ला रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही होगी। मतलब फिर मैं कह सकता हूं कि भैया एक्सटर्नल फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि स्लोली लाया जा रहा है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाया जा रहा है। तो एफ एक्सटर्नल ये हो जाएगा हमारा क्यू ई। अगर मैं कोई चार्ज लेकर आ रहा हूं, मान लो यहाँ पर चार्ज है क्यू नॉट, उसको लेकर आ रहा हूं, तो एक क्यू नॉट ई इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब एफ एक्सटर्नल स्टिल मेरे लिए माइनस का क्यू नॉट ई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अब ए से बी पर लाने पर जो वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो वो कितना होगा, एफ वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, हाँ सर लिख सकते हो बिल्कुल। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो वर्क डन आ गया। इधर एफ की जगह पर माइनस का, तो ये क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है और वेरिएबल भी नहीं है, तो चार्ज को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो वर्क डन आ रहा है माइनस का क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सुन तो जाइएगा। अब अगर मैं इस क्यू को नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सही बात है भैया। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या था, वर्क डन बाय क्यू नॉट क्या था सर, ये तो पोटेंशियल था। हाँ हाँ, या फिर बोले तो ए से बी पर आ रहा हूं तो चेंज इन पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल है। मतलब मेरा चेंज इन पोटेंशियल जो है वो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बन गया। ले भाई, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ गई। और यहां से आप ये भी देख सकते हो, अगर मैं यहां इंटीग्रेट नहीं करता, इसका दूसरा पहलू भी देख लो। अगर मैं यहां इंटीग्रेट नहीं करता, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख के छोड़ता कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, है ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, तो ये माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर तो था ही। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं वर्क डन को चार्ज अपॉन पोटेंशियल बोल रहा हूं, है ना, यहां पर क्यू नॉट भी था, सॉरी। हाँ, तो डी डब्ल्यू को माइनस का, मतलब डी डब्ल्यू को हम क्या कह रहे थे, माइनस का क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और वर्क डन को मैं जैसे चार्ज अपॉन, सॉरी, वर्क डन को जैसे मैं क्या कहता हूं, क्या कहता हूं भाई, मैं खुद ही भूल गया। वर्क डन को मैं क्या कह रहा था, वर्क डन को मैं कह रहा था, मतलब मैं पोटेंशियल को कह रहा था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हो गया मेरा चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, चार्ज इंटू स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डीवी। अरे वर्क डन को, डब्ल्यू को चार्ज इंटू डेल्टा वी कह रहा था, नहीं कह रहा था मैं, ये डेल्टा वी कह रहा था, नहीं कह रहा था। तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, क्यू इंटू डीवी हो गया। तो डी डब्ल्यू की जगह पर अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट इंटू डीवी लिख दूं, इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ध्यान से सुनो, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा, तो यहां से ई का फॉर्मूला माइनस का डीवी बाय डी आर भी आ रहा है। मतलब ये बात प्रूफ करने का भैया मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ कुछ हो रहा था, तो इसलिए मैंने करवा दी, वरना तो मैं सीधे सीधे इससे भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे, माइनस का साइन लगाओगे तो पोटेंशियल आएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर तुम पोटेंशियल को डिस्टेंस के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, माइनस का साइन लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो डिस्टेंस के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट करते हो डिस्टेंस के टर्म्स में तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वाइस वर्सा वाली। ये तो वही, वो जो अक्षय कुमार वाला ऐसे करके कहता है ना, तो ये तो वही हो गया, समझ रहे हो, ये तो वही हो गया भाई। और जनरल और अच्छे तरीके से बताऊं कि अगर पोटेंशियल को तुम एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, डीवी बाई डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की मिलेगी। वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, डीवी बाई डी वाई, तो जे कैप मिलेगी, है ना। और जेड एक्सिस के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब डीवी बाई डी जेड, तो के कैप मिलेगा। और इन सब के आगे साइन माइनस का होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तैयार हो गया, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सारी मेहनत मजदूरी करवा चुका हूं, अब सीधा सवालों पर आएंगे और अच्छे सवालों पर आएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं फटाफट। यही सब बातें देखो यहाँ पर हो रखी है, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको सब बहुत अच्छे तरीके से ये सब बता दिया है। अब देखो जैसे पहला सवाल, जेडबल मेंस 2026 अप्रैल शिफ्ट में आया, अभी ताजी ताजी गर्मा गर्म, जी हाँ अभी ठंडा भी नहीं हुआ।
हमें दे रखा है v इज इक्वल्स टू 5x² माइनस y²। मतलब पोटेंशियल दे दिया, वेरिएबल दे दिया, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि भैया अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स एक्सिस के टर्म्स में तो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई के टर्म्स में करोगे तो वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे माइनस का साइन। मैंने कहा ठीक है, तो आओ 5x² माइनस y² को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म्स में। तो ये बनेगा 5 इंटू 2x प्लस y² का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि y कांस्टेंट हो गया, x के टर्म्स में अगर गया है। अब y के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो x² 0, तो ये 5 इंटू माइनस का साइन भी है आगे ना, एक्स स्क्वायर की जगह पर 0, y² का 2y, लेकिन माइनस का साइन भी है तो -2y आ गया। अब x कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, तो यहां पर 2 रखूंगा तो ये बना 20i कैप, समझ रहे हो। और ये माइनस का 10 इंटू वाई की जगह पर 3 रखूंगा, मतलब माइनस का 30j कैप। माइनस का साइन अंदर भेज दूं तो ये 20i कैप माइनस का और 30j कैप प्लस का आ रहा भाई। 20i कैप माइनस का और 30j कैप प्लस का आ रहा मेरे भाई। ऑप्शन ए से मैच कर रहा है आंसर, एक बार चेक कर लो। क्या आपका भी यही आ रहा है बच्चों? हाँ जी, हाँ जी। ओ मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला, पंजाब दी कुड़ी सरदारनी, ओहो वकरा सुवैगनी हो गया ये तो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, 2026 में आया हुआ अप्रैल अटेम्प्ट का एक और सवाल इसी बात पर। देखिए फटाफट तरीके से दोनों ही बातें दे दी, पोटेंशियल दे दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा ली, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तो पोटेंशियल। अब मैं तुमको देखो सवाल ऐसे नहीं रैंडम कराता हूं, लोग क्या करते हैं 20 सवाल करा रहे हैं भाई। अरे समझने वाले को एक बार तरीके से एक टाइप का सवाल करा दो, वो 10 सवाल उसके ऊपर खुद करेगा और तभी सीखेगा। मैं 50-50 सवाल अगर सॉल्व करा भी दूं तो उससे फायदा क्या है? कुछ नहीं। समझने वाला एक ही बार में समझ जाता, और जिसको नहीं समझना वो 10 बार में भी नहीं समझ रहा। तो तुम एक क्वालिटी सवाल करो, वो 10 तुम्हारे सवालों से बेहतर होता है। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, क्या कहा जा रहा है? पोटेंशियल बताओ। मैंने क्या कहा था? v इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट भी तरीके से होगा, कोई लल्लू इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो माइनस का साइन आगे। तो एक बार इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स होगा एक्स एक्सिस के टर्म्स में, समझ रहे हो, तो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। एक बार फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, एक बार इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। समझ में आ रही है बात? और लिमिट भी लगेगी, फिर लिमिट भी लगेगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए हो तो लिमिट भी तरीके से लगनी है, तो थोड़ा अच्छा सवाल है ये। तो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx होना है। ऐसे y की 3y², तो इंटीग्रेशन ऑफ 3y² dy, आहा। और ऐसे z के लिए 4dz। लिमिट अभी नहीं लगा रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। 2x का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 1 है, बढ़ के 2 हो गई और वही डिवाइड में आया तो इंटीग्रेट हो गई, x² बना। अब लगेगी लिमिट, x में 0 से गए हो 5 पर, तो 0 to 5। ऐसे y की पावर 2 है, बढ़ के 3 हो गई, 3 डिवाइड में आ गया तो ये बन गया y का क्यूब। तो y में लिमिट कहां से कहा? -2 से 1 तक, -2 से 1 तक। और ऐसे 4 तो है ही, डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, तो z की लिमिट कहां से कहा? -5 से 2, -5 से 2। तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों निकल कर आ रही है। अब आगे तो यार जो भी है इसमें फिजिक्स तो बची नहीं, अब आगे जो भी है वो गणित है, मैथ्स है। चलो सॉल्व करा ही देते हैं, इतना कराया है तो एक बार ये हो जाएगा 25, -0 लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा भाई 1 -8, तो प्लस का 8 हो गया। ये हो जाएगा 4 z, ये z है ना अंदर ब्रैकेट के, ठीक है, आओ इधर आओ। तो भाई एक बार x² की जगह पर मैंने रखा 5, तो 25 -0 25। एक बार मैंने रखा क्या y की जगह पर 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस माइनस -2 का क्यूब, तो वो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। और एक बार आप 4 तो है, z की जगह पर 2 रखा तो 2 आ गया, माइनस z की जगह पर 5 रखा तो माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। है बात क्लियर? तो माइनस का 25 प्लस 9 प्लस 7 4 28, भाई कितना बैठ रहा है? है जी, कितना बैठ रहा है? मैंने कोई मिस्टेक करी है क्या?
ये बैठ रहा है भैया 62 माइनस का। अभी ये पोटेंशियल आया है, अभी आंसर थोड़ी आया है। आपसे पूछा गया है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया भैया। तो चार्ज कितना है, 3 कूलम का चार्ज। अच्छा, तो 3 कूलम का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस 62, माइनस के लिखने की अभी जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, तो एक नहीं 3 6 जा 18 यार 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 186 जूल। एक्चुअली मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये सेशन मैं रिकॉर्ड करके टीम को दे भी लेटे रहा हूँ। तो ये आज तुम देख रहे हो, आज ही सुबह में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कर नहीं पाया था, मेरी आवाज़ बैठी हुई थी। अब थोड़ी आवाज़ सही हुई है, लेकिन फीवर है, तो दिमाग जो है मेरा आज अच्छी अवस्था में नहीं है। स्टिल मैं तुमको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल 186 जूल आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। ऐसे ऐसे सवाल भी कई बार रिपीट हुए हैं, जरा तरीके से देख लीजिए, बच्चा घबरा जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आड़ी आड़ी जा रही है, 100 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, 60 डिग्री के एंगल पर दे रखी है, तो घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं। सबसे पहली बात आपको कि घबराना नहीं है, ठीक है। तो इधर लाओ, मैं छोटा हो जाता हूँ यार, मैं बड़ा बड़ा हो रहा हूँ तो दिक्कत हो रही होगी तुमको। अब सही है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, एंगल आ गया ये 60, तो कंपोनेंट करो, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में बैठेगी, 100 cos 60। cos 60 का मतलब 1/2, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 50। ऐसे वाई एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो वो बैठेगा 100 sin 60, तो sin 60 का मतलब √3/2, तो ये बैठ रहा है 50√3, 50√3। मतलब बात ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50, और वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 50√3। उधर वाई कैप है, इधर ये जे कैप है। आपसे क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, वो तो हम कर लेंगे। पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो वी ए का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। अब वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो सिंपल ई इंटू एक्स, ई इंटू एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की है 50। अच्छा, माइनस का साइन कौन लगाएगा, 50 आ गया, और एक्स एक्सिस में ए ही तो आ रहा है, तो ये हो गया वी ए। ऐसी वी बी क्या होगा, माइनस का ई इंटू वाई, मतलब माइनस का 50√3, और वाई एक्सिस में तुम कितना ऊपर हो, बी पॉइंट ऊपर हो, मतलब बी। ये हो गया, समझ रहे हो, वी ए और वी बी आ गया। आपसे क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, मतलब वी बी ए, मतलब वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए का मतलब वी बी माइनस वी ए। तो वी बी इज 50√3 बी माइनस का, माइनस वी ए, तो वी ए आ रहा है माइनस का 50 ए। तो ये सॉल्व करके 50 ए माइनस 50√3 बी बैठेगा। तो इसके हिसाब से आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन ये गलत है यार, इन्होंने गलत लिख दिया है। गलत इन्होंने पता है इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने माइनस के साइन को ध्यान में नहीं रखा है। तो फिलहाल आंसर मैंने जो निकाला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी कोई और ऑप्शन में तो ये मैग्नीट्यूड वाइज भी मैच नहीं हो रहा। तो ए है, लेकिन ये गलत है, ये एक्चुअल में इधर माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो काफी बढ़िया टॉपिक है, और जो कि लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। ठीक है, वो टॉपिक है डायपोल की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो आइए एक बार अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, चलो मैं इसको भी मैं अपने तरीके से थोड़ा बताऊंगा, तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, डायपोल के बारे में तो हम वी ऑलरेडी नो डेट, उसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक केस कंसिडर कर लेता हूँ, एक्सियल वाला। याद है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने, सेम वही बात है यार। तो यहाँ पर देखिए, ये एक चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई इधर चार्ज है माइनस क्यू, और इधर चार्ज है प्लस क्यू। यहाँ पर इस पी पॉइंट पर मुझे निकालना है पोटेंशियल, और हमेशा दूरी डायपोल के सेंटर से हम लेते हैं। तो ये भी एल था, ये भी एल था। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, चार्ज इंटू उन दोनों के बीच की दूरी, मतलब क्यू इंटू 2l था। ये सारी बात हमने कर ली है। तो अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए वाले पॉइंट की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो सर जी के क्यू बाय, यहां से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बैठ रही है,
आर में से एल निकालो तो के क्यू बाय आर माइनस एल प्लस, अब बी वाले पॉइंट की वजह से कितना आएगा, तो के उसका चार्ज है माइनस क्यू, और अब पी की उससे दूरी कितनी है, तो देखो ये दूरी सेंटर से आर होगी और ये आगे एल है, तो ये आर प्लस एल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो के क्यू को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1/r माइनस एल, और माइनस का साइन है तो ये 1/r प्लस एल, समझे। अभी एलसीएम नीचे ले लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, चलो लिख ही दिया मैंने, तो ये r प्लस एल। अब ये फिर से वही कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यार आप कर ही लेते, चलो मैंने करवा दिया है फिलहाल। तो ये ऊपर बन रहा है के क्यू, आर से आर कटा, के क्यू 12 बन रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और मैं आपको ये बात पहले भी समझा चुका हूं कि भैया ये हमारा आर अगर एल से काफी बड़ा है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, कि एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। क्यू इंटू ट्वेल्व की जगह पर पी आ गया, तो ये के पी बाय आर स्क्वायर, ये हमारा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया एक्सियल पॉइंट पर। अब आइए बात कर लेते हैं कोएक्सियल, या फिर हम उसको कहते थे इक्वेटोरियल, है जी, कोएक्सियल, या फिर हम इसको और क्या कहते थे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी हम इजिली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा से एक बार देखिए, यहां पर भाई मैंने पॉइंट पर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू लिया है, ये वही फिर से वही बात, ये एल है, ये एल है, तो इस बार सेंटर से पी पॉइंट हम ऊपर आ गए हो आर दूरी पर। अब देखो एक बात कॉमन सेंस से बताओ, जितना पोटेंशियल इस ए वाले की वजह से पेपर होगा उतना ही बी वाले की वजह से पेपर होगा, क्यों, क्योंकि सर डिस्टेंस सेम है। हाँ, एक की वजह से पॉजिटिव तो दूसरे की वजह से नेगेटिव होगा, ये भी बात सही है। तो बिना कुछ करे मैंने आपको एज इट इज बता दिया, और एज इट इज लिखना होता है कि कोएक्सियल पोजीशन पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा है। अब इसके अंदर एक और केस आ जाता है, कौन सा केस, एनी पॉइंट वाला केस। एनी पॉइंट वाला केस मतलब मान लो यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, तो वी नो दैट डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। एनी पॉइंट मतलब यहाँ पर अब पी पॉइंट है जो कि तुम्हारा एंगल बना रहा है थीटा। अब बताओ यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने क्या करे इसके कंपोनेंट करे, तो पी कॉस थीटा डायपोल मोमेंट ऊपर गया और पी साइन थीटा मेरा नीचे आया। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो भी पोटेंशियल आता है वो एक्सियल की वजह से आ रहा है, कोई एक्सियल की वजह से तो आ ही नहीं रहा, मतलब पी साइन थीटा का कोई कंपोनेंट नहीं है, पी कॉस थीटा से ही आएगा जो भी आएगा। तो भाई जब डायपोल मोमेंट पी था नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, के पी बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर जो आएगा पी पॉइंट पर वो क्या आएगा, के पी की जगह पर पी कॉस थीटा लिख दूंगा, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और ये सही है या नहीं इस बात का प्रूफ भी चेक कर लो भाई, अगर एक्सियल पॉइंट होगा तो थीटा 0 कॉस 0 1, तो फॉर्मूला बन गया देखो ये। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो थीटा 90, थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो देखो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर भी सवाल आ चुके हैं, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपको सवालों की तरफ लेकर, ठीक, चलिए। तो एक सवाल है, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं फिलहाल। दो पॉइंट चार्ज, वही प्लस क्यू माइनस क्यू आपको दे रखा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब आपको 12, मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं यहीं से पहले डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस करके निकाल लूंगा, निकाल लिया सर। कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल बताओ एट पॉइंट पी, जो कि कितनी दूरी पर है, मास्टर जी 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर है, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, डायपोल मोमेंट चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, डिस्टेंस 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और कॉस थीटा होता है √3/2, और डिस्टेंस है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आगे की बाल मजदूरी तुम करोगे, ऑप्शन बी से सीधा सीधा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से सीधा सीधा मैच हो रहा है, बेवजह इसमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत हमें है नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। अब ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को लाके रख दिया, तो ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है कि उसके ऊपर फोर्स लगती है, एक क्यूई आगे की तरफ और एक क्यूई पीछे की तरफ, तो जिसकी वजह से अपनी जगह पर ही रहकर उसको बाद टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से अपनी जगह पर रहकर डायपोल घूमता है। ये मैंने पढ़ा रखा है यार, ऑब्वियसली, है ना। अब देखो, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुमने पुरानी बातें या तो भूल गए हो या फिर तुमने मुझसे पढ़ा नहीं है। और अगर किसी और से पढ़ा है और स्टिल तुमको समझ में नहीं आ रहा, स्टिल मेरा दोष नहीं है, मतलब तुमने फिर या तो सही से पढ़ा नहीं है या फिर तुमको समझ में आई नहीं है, समझ रहे हो। तो फिलहाल मैं उसके आगे से ऑब्वियसली कंटिन्यू कर पाऊंगा क्योंकि ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने क्या ला के रखा, अगर हमने एक डायपोल ला के रखा, तो इतनी सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर ये चार्ज माइनस क्यू था, यहां पर ये चार्ज प्लस क्यू था, तो ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, इस पर लगेगा क्यूई फोर्स आगे की तरफ और इस पर लगेगी फोर्स क्यूई पीछे की तरफ, और इनके बीच में एंगल, अगर डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है तो एंगल थीटा है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन किन दोनों के बीच में एंगल है ये, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, ये हमें दे रखा है, ठीक। तो अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होता है, लेकिन अभी आपसे कहा जा रहा है कि मान लो अभी एंगल है थीटा 1 और डायपोल को तुम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर जा रहे हो, डायपोल को तुम थीटा 1 वाली पोजीशन से थीटा 2 वाली पोजीशन पर लेकर जा रहे हो, तो ये काम करने में तुमने कितना वर्क डन करा, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो तो लीनियर मोशन की बात है, यहां पर रोटेशन हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला टॉ इंटू डी थीटा होता है, और मतलब स्मॉल वर्क डन था ना, तो इंटीग्रेट करके टॉ डी थीटा आएगा, तो मैं टॉ की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा जो कि पीई साइन थीटा डी थीटा हो गया, पीई एज इट इज रहा, साइन का इंटीग्रेशन होकर ये आ गया कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2, तो वैसे तो आप देखो माइनस का पीई ये कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1 बन रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस का साइन अंदर भेज दूं तो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो देखो यहां पर पहला ऐसा फॉर्मूला आ रहा है जो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल ना करके इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल कर रहा हूं, याद रखना थीटा 1 इनिशियल एंगल था, थीटा 2 फाइनल एंगल है, तो वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट अ डायपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब बात आती है यहीं से, भैया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल भी बता दो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कोई नई चीज नहीं है, वही वर्क डन ही होता है, बस कहा जाता है कि अगर मान लो इनिशियली एंगल है 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री से आपने उसको किसी दूसरे एंगल पर लेकर गए हो, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन करना पड़ता है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, डेफिनेशन है खुद से लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल फ्रॉम एन एंगल 90 डिग्री टू एनी अनदर एंगल, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब वर्क डन के पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ही है, तो वर्क डन के फॉर्मूले में बस मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा 1 की जगह पर कॉस 90 हो गया और माइनस ये कॉस थीटा हो गया, तो ये सॉल्व करके आ रहा है माइनस का पीई कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस का पी कॉस थीटा, या फिर आप इसको माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी कह सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से हमेशा क्वांटिटी कैसी मिलती है, स्केलर, तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि मैंने ये सही करा है, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। और कुछ कुछ बातें यहीं पर ही मैं निपटा देता हूं, मान लो अब ये वाला जो थीटा है ये भी हमारा 0 हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है माइनस का पी, और देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, तो टॉर्क आ रहा है 0, मतलब टॉर्क 0 और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है और मिनिमम आ रही है, इससे तो कम हो ही नहीं सकती, टॉर्क 0 मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ये हो गई मिनिमम, तो ये इक्विलिब्रियम भी है स्टेबल वाला, वाह 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 वाह, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी हो गई। ऐसे अगर मैं तुमसे कहता था यहां पर थीटा है 180, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है मैक्सिमम, क्योंकि वो माइनस का 1 आ जाता है ना, cos 180 माइनस 1 होता है, तो वो हो जाता है प्लस का पी, हालांकि टॉर्क अभी भी 0 है क्योंकि साइन 180 0 होता है इस फॉर्मूले में, आप देखो तो ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। और मान लो अगर सर थीटा ही 90 हो जाए
ये वाला में अब इस थीटा की बात हो रही, ऊपर वाली बातें खत्म हो गई। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाँ टॉर्क मैक्सिमम है। तो ये इक्विलिब्रियम वाली कोई बात नहीं है, बस ये जनरल बात है, इसका किसी चीज से कोई, ठीक है, ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और बस डायपोल डायपोल खेलते जाएं। ये सब बातें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन पर आ जाएं। जेडब्ल्यू 2025 में इसी बात पर सवाल कि एक हमारी शीट रखी हुई है पॉजिटिव चार्ज की, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो बताओ क्या हो रहा होगा। तो पहली बात तो आगे की तरफ फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, आगे की तरफ फोर्स लग रही होगी QE 1, और पीछे की तरफ फोर्स लग रही होगी QE 2। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं भाई, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगी तो आगे, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ। लेकिन यहां पर जैसे जैसे आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, ये इनफाइनाइटली साइज वाली शीट है। तो इनफाइनाइट साइज वाली शीट अगर है तो मैं E1 और E2 को बराबर मान सकता हूं। अब सर ये क्या कह दिया, लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। यहां पर क्या कहीं पर भी कोई भी डिस्टेंस की बात हो रही है, जो कि शीट इनफाइनाइटली साइज की होती है ना, तो भैया 1 मीटर पास ले लो या 1 मीटर दूर पॉइंट ले लो, मैटर नहीं करता। तो यहां पर एक्चुअल में E1 E2 बराबर ही है, तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो तो 0 है ही। अच्छा, क्योंकि यहां पर आप देखो डायपोल मूवमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा हो गया 0, सॉरी हाँ थीटा हो गया 0। तो ये PE साइन थीटा में 0 अगर पुट करूंगा तो मेरा टॉर्क भी 0 आ गया, तो ये घूम भी नहीं रहा, और थीटा 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो भाई ऑप्शन बी से मैच कर गई बातें। ऑप्शन बी से कैसे मैच कर गई, जब मैं छोटा होऊंगा तो तुमको दिखेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल मिनिमम है और टॉर्क 0 है। बाकी आप कुछ भी पढ़ लो, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही बातें, खुद से आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का एक और सवाल। 2 पॉइंट चार्ज, एक +4 एक -4 हमें दे रखा है, इन कोऑर्डिनेट्स पर रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं भाई देख लीजिए, ये ओरिजिन है, तो -9 वाले कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम का चार्ज, और +9 वाले कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है +4 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल में 18 सेंटीमीटर, 9 इधर 9 इधर, और सेंटीमीटर में कैसे ये लिखा हुआ होना चाहिए था, उन्होंने लिख नहीं रखा है फिलहाल। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है कितनी, 10 की पावर 4, और डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज हो गया 4 इंटू 10 की पावर -6, और डिस्टेंस हो गया 18 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, क्या कहा जा रहा है, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू द 180 डिग्री। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब इनिशियल एंगल में मान लेता हूँ 0 है, तो बाद में मैं इसको 180 डिग्री पर ले गया। तो वर्क डन बताना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने जैसे कि आपको बताया था, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। तो PE cos थीटा 1 मतलब cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस माइनस +1 होता है, तो ये बन रहा है 2PE। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये 2 डायपोल मोमेंट 4 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस बन चुका है, आई थिंक 6, और साथ में ये आ रहा है 2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लिखेगा, एक सेकेंड, 2 मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लिखेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी थी, अरे कहाँ है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 की पावर 4 थी। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 14.4 इंटू 10 की पावर -3, या फिर बोले तो मिली जूल्स बैठ रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चले मेरे प्यारो, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, आई होप आपको ये भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। JEE में 2025 का सवाल देखिए, जल्दी जल्दी में जबान हो रही है मेरी स्लिप आज, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन जो है बढ़िया नहीं जा रहा है, स्टिल आपको सारी बातें मास्टर अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, बड़ा हो जाता हूं ताकि तुमको ये फिगर दिख पाए। भाई यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट ऐसे राइट की तरफ है। ए पॉइंट पर अगर कहा जा रहा है पोटेंशियल V0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो बी पॉइंट पर बताओ।
तो भाई मुझे ये बात मालूम है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा 0, क्योंकि वो आ गई इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी पॉइंट पर निकालनी है तो इसको जरा समझ सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, हमारा एक्सियल पॉइंट पर होता था 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है kp/r³। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल पोजीशन पर kp/r³ है और एक्सियल पोजीशन पर क्या है, 2kp/r³ है। मतलब आप अगर ए से बी पर जा रहे हो तो आप एक्सियल से कोएक्सियल पे जा रहे हो। तो ये तो बात तय है कि भैया आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोएक्सियल पोजीशन पर 2 गुना कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात आप देखो, यहां डिस्टेंस था r, यहां पर डिस्टेंस है 2r। डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर डबल कर दिया तो डबल का क्यूब होता 8, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना और कम होगी। तो मतलब अब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो 16 गुना कम हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 16 गुना कम हो गई, पोटेंशियल 0 हो गया। ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, एक बार देख लीजिए। ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, एक बार देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। तो अब जितना भी मैंने आपको मतलब एक टाइप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला और एनर्जी वाला पूरा चैप्टर ही मैंने पढ़ा दिया। अगली क्लास में हम कैपेसिटेंस पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो फिलहाल जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया फटाफट मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। अगर ये सोर्स चार्ज है P पॉइंट जो कि R दूरी पर है, और ये कैसे आता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो ये वर्क डन के थ्रू आता है। और वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या बना था, KQ1Q2/R। यहां से मैंने ये भी बात बोली कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं कह सकता हूं। फिर उसके बाद अदर शेप की वजह से मैंने निकलवाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रिंग की वजह से बताओ, तो रिंग की वजह से एक्सिस पर, है ना, एक्स दूरी पर आर रेडियस का रिंग है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो हमारा पोटेंशियल आया था KQ/, बस सिंपल हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस जो कि √r² प्लस x²। फिर हमने और भी शेप देखे कि हमारा अगर ये हॉलोस्फीयर है तो हॉलोस्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही आता है जितना सरफेस पर आता है, दैट इज KQ/R। और बाहर की अगर हम बात करेंगे तो KQ/r हो जाएगा। ये बात हो गई हमारे किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। ठीक है, यहीं पर अगर हमारा स्फीयर मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो जाए, सॉलिड स्फीयर हो जाए, तो सॉलिड स्फीयर में भी कोई नई बातें नहीं है। अंदर मतलब आउटसाइड का फॉर्मूला वही होगा KQ/r, और सरफेस का भी वही फॉर्मूला होगा KQ/R। इस बार अंदर की कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, वो होता है KQ/2r³ ब्रैकेट में 3R² माइनस स्मॉल r, मतलब स्मॉल x² कह देंगे अगर अंदर आपसे कोई बोले x दूरी पर। फिलहाल ये हॉलोस्फीयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लगातार कंसिस्टेंटली 2 साल से सवाल आ रहे हैं, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। इतना हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती हैं जिन पर हर जगह वर्क डन हमारा, मतलब जिन पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, या फिर ऐसी सरफेस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इस पर वर्क डन हमेशा, आप एक जगह से दूसरी जगह चार्ज पार्टिकल को लेकर जाओगे तो हमेशा 0 ही होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मैंने आपको बताई क्या होती है भैया, ई का फॉर्मूला माइनस का dV/dr होता है, या फिर और मैं ये कह सकता हूं कि V का फॉर्मूला माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ EdR होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फिर उसके बाद मैंने और क्या बातें आपको बताई, उसके बाद मैंने आपको डायपोल की वजह से भी कुंडली थोड़ी सी खोल दी, थोड़ी सी क्या पूरी खोल दी। तो डायपोल अगर है तो डायपोल की माइनस और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है KP/R²। कोएक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी पोटेंशियल 0। और एनी पॉइंट पर, एनी किसी भी जनरल पॉइंट पर हमारा असली फॉर्मूला KP cos θ/R² आया है। ये मैंने आपको बात अच्छे से अभी समझाई थी। ठीक है, उसके बाद अगर डायपोल का आप रोटेट कर रहे हो θ1 एंगल से θ2 एंगल पर लेकर जा रहे हो, तो इस प्रोसेस में आपको वर्क डन जो करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का फॉर्मूला माइनस का PE cos θ होता है। θ0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, θ0 पर हमारा ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
और थीटा 180 पर, ये हमारा क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सारी की सारी बातें जो आज के सेशन में मैंने आपको पढ़ाई है, ये सब यहाँ पर कंप्लीट होती है। फटाफट मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस सेशन को सारे के सारे बच्चे लाइक भी कर दें और कमेंट के अंदर, कमेंट में इस सेशन का फीडबैक, तुम्हें ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। तुम्हारा कमेंट ही इस मास्टर का मोटिवेशन है। और चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। तो मैं वैसे भी अपार्ट फ्रॉम द ये अकेड लेक्चर्स और भी बहुत सारे गाइडेंस के सेशन भी इस पर लेकर आ रहा हूँ कि किस तरीके से डेली तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या स्ट्रेटेजीज है, वो सब भी मैं लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखा होगा आपने तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। एकलव्य टेस्ट सीरीज आज ही इस चैनल के ऊपर 18 जुलाई को इसका लॉन्च है, तो ये आने वाली होगी, ये आ चुकी होगी फिलहाल। ये इकलौती ऐसी टेस्ट सीरीज है कि अगर तुम ये जो मैंने यूट्यूब की सीरीज तुम फॉलो कर रहे हो, इसके साथ साथ अगर तुम एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लेते हो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से 70% से ज्यादा पेपर मैच हुआ हमारा, और फिजिक्स में तो 80% से ज्यादा सवाल मैच हुए हैं जेडब्ल्यू में 2026 में। तो अभी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भाई 2027 में से ज्यादा ही मैच होंगे। तो अगर तुम इस वाईटी सीरीज के साथ जो हम तुम्हें फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, बस साथ में, और ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये भी तुमको मिल जाएगी, अगर तुम ये ले लेते हो साथ में टेस्ट भी दे देते हो, बाकी मैं टेस्ट तुमको अलग से दे रहा हूँ डीपीपी की फॉर्म में, नोट्स दे रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, क्लास में सवाल करा रहा हूँ, बस तुम अपने खुद का एनालिसिस के लिए, अपना और इंप्रूवमेंट कराने के लिए अगर एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लेते हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी 99 परसेंटाइल कहीं नहीं गई। और वाकई में ये बहुत फायदेमंद टेस्ट सीरीज है। इसके बारे में बच्चों के तुम कमेंट ये तुम खुद ही पढ़ सकते हो, ये कोई पेड कमेंट थोड़ी है, बच्चों ने, तुम्हारे जैसे बच्चों ने लास्ट ईयर कमेंट करा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप तुमको मजा आया होगा। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।